जी नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, करेंगे हम उपसर्ग के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। और उपसर्ग के अंदर जैसा कि हम सीक्वेंस में अपने सारे टॉपिक को लेके चल रहे हैं, सबसे पहले हमने वर्णमाला के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की और इसके साथ साथ दूसरे जो हमारे क्वेश्चंस रहे हैं वो संधि की हमने प्रैक्टिस की। और आज हम तीसरा टॉपिक अपना ले रहे हैं उपसर्ग। तो यहाँ उपसर्ग के बारे में आपने क्लास जरूर सुनी होगी और उसमें बहुत सारी चीजें आपको बताई गई है ताकि आप उपसर्ग से बनने वाले हर तरह के क्वेश्चंस का राइट आंसर दे पाओ। साथ के साथ ये भी आपको ध्यान रखना है, उपसर्ग एक शब्दांश होते हैं जो हमेशा किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं और जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं उनके एक नहीं बल्कि अनेक अर्थ होते हैं अलग अलग शब्दों के साथ। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके भी आगे हम उपसर्ग लगाते हैं उसको हम मूल शब्द कहते हैं। तो यह तो हमें शब्दांश की पहचान हो कि शब्दांश शब्द का एक हिस्सा होता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं, या फिर हमें ये पता हो कि दिए गए शब्द में मूल शब्द क्या है, उसके आधार पे भी हम उपसर्गों की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी शब्द में जरूरी नहीं हम एक ही उपसर्ग लगाए, एक से ज्यादा उपसर्ग भी लगाए जा सकते हैं। जैसे निराभिमान में दो उपसर्गों का हम प्रयोग करते हैं, एक तो नि और दूसरा अभिमान। तो यहाँ इसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें हर तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी आपके सामने आएंगे। तो हमने आज क्वेश्चनों को तीन अलग अलग लेवल में बांटा है, एक लेवल 1, एक लेवल 2 और एक लेवल 3। क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो 12th पास हो या ग्रेजुएशन पास हो या उसके बाद में पीजी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, तो हर तरह के क्वेश्चन की वैरायटी और हर तरह का क्वेश्चंस का लेवल हम आपको यहाँ प्रैक्टिस कराएं। तो हम चलेंगे टॉपिक वाइज और कल का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा प्यारे दोस्तों हमारा प्रत्यय, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी है। तो दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। एक दिया है अत्याचार, इसके अंदर इसके साथ आपको यह ध्यान रखना है, दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। अत्याचार है, ये कैसे बना है प्यारे दोस्तों, हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर मूल शब्द क्या है। और मूल शब्द है इसमें अति और आचार। इसमें से हमने क्या लिया, ई, इसमें से क्या लिया, आ, ई और आ मिलके क्या बन गया, या। जब इसमें से ई लेंगे तो यहाँ जो बचेगा आधा तय, जब इसमें से आ ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, चार। ई और आ को मिलाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, या। इससे शब्द बनता है अत्याचार। राइट आंसर, वेरी गुड। अति और आचार क्या कहला, अत्याचार। राइट आंसर हो गया डी। इसके बाद भरपेट में उपसर्ग बताना है, कौन सा है, भय उपसर्ग है, पे है, पेट है या भर है। मूल शब्द निकाल लो। मूल शब्द मतलब वो छोटे से छोटा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ व भाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मूल शब्द। तो ये भर और पेट से प्यारे दोस्तों बना है। यहाँ पर ये जो भर है ये क्या कहलाता है, हमारा उपसर्ग। राइट आंसर क्या हुआ, डी। सभी को आंसर देना है, गलत हो या सही हो उसकी परवाह नहीं करनी है, चीजों को समझना है। हमारे पास दो तरीके हैं दोस्तों इसको करने के। वे दो तरीके कौन कौन से हैं, संतोष में उपसर्ग बताइए कौन सा उपसर्ग है। संतोष में उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग होगा संतोष में। यहां आपको ध्यान रखना है, ये 5 अनुनासिक वर्ण हमारे पास होते हैं। एक होते हैं प्यारे दोस्तों ये कै वर्ग का अंतिम वर्ण, ये चै वर्ग का अंतिम वर्ण, ये टै वर्ग का अंतिम वर्ण, ये तै वर्ग का अंतिम वर्ण और ये पै वर्ग का अंतिम वर्ण। एक तो ये आपस में परिवर्तित होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ये मैं बदल जाता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर न में आवश्यकता पड़ने पर न में बदल जाता है और ये सारे एक दूसरे के स्थान पे आ जाते हैं। ये सारे क्या है, एक दूसरे के स्थान पे आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ गंगा शब्द का प्रयोग करूं या यहाँ मैं लिंग का प्रयोग करूं या इसके साथ प्यारे दोस्तों में मंगल शब्द का प्रयोग करूं या मैं यहाँ इसके बाद कंगना का प्रयोग करूं, तो इन सब में ये जो अनुस्वार आया है ये अनुस्वार इस वाले गै के स्थान पे आया है।
अगर मैं यहाँ पे शब्द प्रयोग कर रहा हूँ पतंजलि, तो पतंजलि के अंदर जो मैं यहाँ पे प्रयोग कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, इसके अंदर यहाँ जो मैंने प्रयोग किया ये, ठीक है, ये यहाँ के स्थान पे मैं प्रयोग करता हूँ, ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ दूसरा शब्द यहाँ व्यंजन हमने ले लिया, तो इस व्यंजन में भी जो अनुस्वार आया है वो इसके स्थान पे आया है। एनीथिंग, ऐसे हमारे बहुत सारे शब्द होते हैं दोस्तों जिसमें हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हमें कंचन का प्रयोग करना है, कंचन, तो उसमें हम न के स्थान पे प्रयोग करते हैं। ऐसे ही दूसरे जो शब्द होते हैं हमारे यहाँ, जैसे हमने शब्द ले लिया, खंड शब्द लिया, तो खंड में अनुस्वार जो आया न के स्थान पे। पंडित जो शब्द ले लिया हमने, तो पंडित में भी ये किसके स्थान पे आया। ऐसे ही प्यारे दोस्तों हमने न है संविधान शब्द ले लिया, ये संविधान के अंदर या संजय शब्द लिया हमने, तो इस संजय में भी और संविधान में भी ये जो अनुस्वार आया इस वाले न के स्थान पे आया है, ये मैं के स्थान पे। यहाँ पर क्या है, संस्कार, संहार शब्द लिया है न के स्थान पे, संशय शब्द लिया है न के स्थान पे, और संविधान के अंदर जो आया है प्यारे दोस्तों ये आया है मैं के स्थान पे, और स्वयं के अंदर जो हम यहाँ ये अनुस्वार लगाते हैं वो भी हम मैं के स्थान पे लगाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी भी एग्जाम, देखो स्पेशल बैच जो भी होते हैं ना, वो सारे एग्जाम चाहे वो 12th लेवल के हैं या ग्रेजुएशन लेवल या उसके बाद, उसमें टोटल हिंदी कराई जाती है। अब आरओ एआरओ की अगर हम बात करते हैं, उसमें केवल हमारे 10 टॉपिक है जिसके प्री में 60 क्वेश्चंस आने हैं। तो आप केवल उन 10 टॉपिक के ही सारे लेक्चर अटेंड करोगे और उन्हीं की आप पीडीएफ से अपने नोट्स तैयार करोगे और उन्हीं के क्वेश्चनों की आप यहाँ प्रैक्टिस करोगे। हर भर्ती में जब भी आप जाओगे 25 से 30% सिलेबस अपने आप में अंतर आता है, और जो 25 से 30% अंतर है, जब तक आपको वो ही नहीं पता तो फिर कोई फायदा नहीं है। स्पेशल बैच सबके लिए होता है, वो किसी एक भर्ती को टारगेट करके हम कभी नहीं रखते हैं। जो भी आने वाले समय में, मान के चलो मेरा कोई बैच सितंबर में आएगा, तो सितंबर में जो बैच लेके आऊंगा तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक की जो भर्तियां हैं, वो कोई भी हो, किसी भी स्टेट की भर्ती हो, उनको टारगेट करके वो बैच आएगा। इससे पहले जो बैच आए थे वो पर्टिकुलर उन भर्तियों को टारगेट करके आए थे जिनके एग्जाम ये तो हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो इसीलिए स्पेशल बैच के अंदर टोटल बेसिक चीजों से लेके जितने भी तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी और लेवल होता है वो सारा उसके अंदर कराया जाता है विद कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम अलग से बैच लेके नहीं आते हैं आरओ एआरओ का, चाहे वो जीएस हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, कोई भी आए एनीथिंग। तो स्पेशल बैच का मतलब होता है इंडिया के अंदर जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनका सारा सिलेबस कराया जाता है। बस आपको वहां से उतना उठाना है, उतना लेना है जितना आपका सिलेबस में दिया गया है। क्लियर? चलो जी। हाँ, तो यूपीएसआई का ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं जितने भी क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, वर्णमाला में हमने हर तरह का क्वेश्चन लिया, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद हमने दूसरा संधि का लिया, हर तरह की क्वेश्चन की वैरायटी कराई। आज टॉपिक वाइज लेके आए हैं उपसर्ग, जितने भी उपसर्ग के क्वेश्चंस की वैरायटी बनती है, जितने भी लेवल है, सब आ गया। तो हर चीज का इसी में तैयार होगी। अब ये ऐसा नहीं है कि केवल ये किसी हमने एक एग्जाम को ध्यान में रख के यहाँ क्वेश्चन की वैरायटी, ये तो छटे हुए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को भी चेक करेंगे और बनने वाली तमाम तरह की क्वेश्चन की वैरायटी को क्लियर करेंगे। इनकी आप प्रैक्टिस कर ले तो आपको दाएं बाएं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं इस लॉजिक को समझाना चाह रहा था कि जो ये 5 अनुनासिक वर्ण है, क्योंकि इसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अभी आगे। ये जो 5 अनुनासिक वर्ण है, जब शब्द का अर्थ नहीं बनता है तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है, इनके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अब ये जो गंगा है, हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ा ही है, ये हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही हुई। ये भी गंगा है, ये भी गंगा है। ठीक है। तो यहाँ पे इस ये जो आया है ये इसी के तो स्थान पे आया है, अनुस्वार के स्थान पे। शुद्ध वर्तनी प्यारे दोस्तों हमारी क्या होगी, ना ये होगी ना ये होगी, शुद्ध वर्तनी मानी जाएगी। ये जब वो शुद्ध वर्तनी पूछेगा तो आपको ये करना पड़ेगा, शुद्ध वर्तनी जब पूछेगा तो आपको ये करना पड़ेगा। तो ये शब्द जो है हमारा कैसे लिखोगे, पहले ये दे दिया, ये आधा दे दिया।
अब इसी में ये लगाओ तो ये शब्द क्या बन गया, अब ये गंगा बन गया। क्लियर। तो ये वाले जो होता है ये क्या कहलाए, हमारी ये शुद्ध वर्तनी है। ऊपर वाला आधा होगा, नीचे वाला हमेशा पूरा होता है, तो शुद्ध वर्तनी कहलाएगी ये। अब ये तीनों तरह दे दिए ऑप्शन में, शुद्ध पूछ रहा है तो राइट आंसर ये हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो ये परिवर्तित होते हैं, एक इनके स्थान पे ये अनुस्वार आते हैं। ऐसे ही संतोष में जब वो उपसर्ग पूछेगा तो यहाँ ये न के स्थान पे अनुस्वार आता है, लेकिन संतोष हम इसे ही लिखेंगे जब वो वर्तनी में पूछेगा। अगर वो ऐसे दे रहा है तो ये वर्तनी क्या है, ये वर्तनी गलत है। ये वर्तनी क्या है, ये गलत है, क्योंकि संतोष शुद्ध वर्तनी न ऐसे ही लिखा जाएगा। तो वहां हम अगर ये लिखते हैं तो ये वर्तनी के रूप में गलत है, लेकिन यहाँ इस न के स्थान पर ही क्या आता है प्यारे दोस्तों, अनुस्वार, और अनुस्वार के स्थान पर ही क्या आता है, न। एक पॉइंट। जब वो उपसर्ग पूछेगा तो इस सन का कोई अर्थ नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, ये न किस में बदल गया, मैं में, या आप ये कहोगे ये मैं किस में बदल गया, न में। तो राइट आंसर हमारा ए हुआ। तो सम और तोष मिलके क्या बना है, संतोष। क्लियर। आगे बढ़ो। संकल्प में उपसर्ग बताइए। अब अगर आपको पता है कि कौन सा किसके स्थान पे होता है, तो यहां शब्द जो बना है हमारा क्या है, ये प्यारे दोस्तों सम और कल्प, ये मूल शब्द हो गया। इसका अर्थ होता है, यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। यहाँ कल्प मूल शब्द है, यहाँ ये उपसर्ग जरूर होता है, लेकिन ये हिंदी का होता है जो सपूत में लगता है। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ डी, सम। राइट आंसर क्या हुआ, डी। इसके बाद संग्रह में उपसर्ग बताइए क्या होगा संग्रह में। जिसको ये पता है कि अनुस्वार किसके स्थान पे आता है, तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था ये सम और ग्रह। सबसे पहले क्या था, ये कंडीशन बनी। दूसरी कंडीशन क्या बनी, ये वाला मैं किस में बदल गया, ये वाला बदल गया इसमें, संग्रह। ये दूसरी कंडीशन बनी। तीसरी कंडीशन में इसके स्थान पे ये क्या आ गया, ये आ गया संग्रह। तो आप ज्ञ का उच्चारण कर ही रहे हो। पहले ये, फिर ये बदल गया। आप पांचवे में जो अभी अब बताया आपको, अभी क्या बताया कि ये बदल जाते हैं, तो ये किस में बदल गया, ये इसमें बदल गया। और ये किस में बदल गया, ये अनुस्वार में बदल गया। इसी वजह से पहली कंडीशन सम और ग्रह, फिर संग और ग्रह, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो आप क्या कहोगे, जब वो ये देगा हमें, तब हम कहेंगे ये अनुस्वार आया है इस वाले ज्ञ के स्थान पे जो कै वर्ग का अंतिम वर्ण होता है, और इस ज्ञ का परिवर्तन किसमें हो गया, मैं में। तो सम असंस्कृत का उपसर्ग है। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ, लॉजिक पता होना चाहिए, राइट आंसर हुआ डी। जब वो ये देगा कि इससे कौन सा शब्द बनेगा, तब हम क्या कहेंगे, ये मैं परिवर्तित हो गया ज्ञ में, और ज्ञ के स्थान पे क्या आता है, अनुस्वार आ जाता है, इसीलिए शब्द बन गया संग्रह। संयोग में बताइए क्या है, कैसे होगा संयोग में। सबसे पहले क्या आया, सम और योग, ये कंडीशन बनी पहली। अब हम क्या उच्चारण करें, इसके स्थान पे देखो कौन से वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, उन 5 अनुनासिक वर्णों में संयोग, य का उच्चारण कर रहे हैं, य। ठीक है। तो संयोग जो हम बोल रहे हैं, संयोग नहीं बोलते हैं, संयोग बोलते हैं। तो यहाँ ये किसके स्थान पे आएगा, ये इसके स्थान पे आएगा संयोग। और फिर ये की तीसरी कंडीशन में शब्द क्या बनेगा, तीसरी कंडीशन में ये बनेगा संयोग। तो ये वाला ये है जो च और च, छ, ज, ज, ये। तो ये मैं किस में बदला, ये में, और यह किस में बदला, अनुस्वार में। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ संजय आ गया, और वो पूछ रहा है बताइए जी ये क्या है, तो ये क्या है, ये सन और जय है, इसका मीनिंग नहीं है। मीनिंग नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये सम और जय। पहले कंडीशन ये बनी, दूसरी ये बनी, तीसरी में जाके संजय बना। पहले ये मैं बदला न में, और ये न किस में बदल गया, अनुस्वार में। तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसका मीनिंग ही नहीं है, इसका भी मीनिंग नहीं है। इसलिए ये न तो कभी ये उपसर्ग माना जाएगा ना ये माना जाएगा, क्योंकि संधि कहाँ होती है, जहां दोनों का अर्थ हो, चाहे वो आगे शब्दांश के रूप में हो या शब्द हो। ये तो दोनों शब्दों का अर्थ हो, या एक शब्दांश और एक शब्द है तो उनका दोनों का मीनिंग होना चाहिए। और उपसर्ग की ये खासियत है, उसका एक नहीं बल्कि अनेक अर्थ होते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ, संयोग में उपसर्ग पूछ रहा है, राइट आंसर हुआ डी। कई बार मूल शब्द भी पूछ लेता है, जो बच जाता है उपसर्ग के बाद वो मूल शब्द होता है, बशर्ते उसमें प्रत्यय नहीं लगा हो। प्रत्यय अगर लगा होगा तो वो निकालना पड़ेगा। अब संस्कार जो शब्द है इसमें पूछ रहा है उपसर्ग बताइए क्या होगा, तो ये क्या होता है, ये सम और कार। अब रूल क्या है, यदि मैं के बाद में कैसे बना कोई भी शब्द आ जाए, कै इस वाली क्रिया से, कै कह लो या क्री इस क्रिया का प्रयोग कर लो,
इससे बना कोई भी शब्द आ जाए तो बीच में से का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है? से का आगम हो जाता है। तो संस्कार में जो उपसर्ग है वो क्या है? सम है। तो सम और कार मिलके क्या बना है? ये अपने आप में व्यंजन संधि का नियम है कि यहां शब्द आ गया संस्करण। क्या आ गया? संस्करण शब्द आ गया यहाँ। क्लियर? तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या हुआ हमारा? यहाँ सम और करण हुआ। और रूल क्या है? यदि सम उपसर्ग के बाद में कर क्रिया से बना हुआ कोई शब्द आ जाए, सम उपसर्ग के बाद में कर क्रिया से बना शब्द आ गया करण, या फिर ये कहोगे मैं के बाद में क्या आ जाए तो बीच में से का आगम हो जाता है। आगम मतलब से आ जाता है, से जुड़ जाता है। तो चाहे वो संस्कार हो या संस्कृति हो या फिर हो संस्कृत, इन सब में यही कंडीशन अप्लाई हुई है। या फिर संस्कृति शब्द आ जाए, ये सारे ऐसे ही बने। इनमें सब में क्या है? सम उपसर्ग है। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर डी, संरक्षण में उपसर्ग बताइए। संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ आप क्या करोगे प्यारे दोस्तों? यहाँ पे शब्द क्या है हमारा? सम और रक्षण। मूल शब्द निकाल लिया हमने और बच क्या गया? आगे शब्दांश बच गया। तो यानी कि यहाँ राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ ए। 8वें का राइट आंसर क्या हुआ? वेरी गुड। सबको आंसर देना है, एक साथ सबके आंसर आने चाहिए। तो मूल शब्द निकाल लिया, आगे जो शब्दांश बच गया उस शब्दांश को हम क्या कह रहे हैं जी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर मूल शब्दों को अलग करके जो आगे शब्दांश बचता है उसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। सनहार में उपसर्ग बताइए। तो क्या है? इसका कोई मीनिंग है नहीं। हार यहाँ मूल शब्द है, से उपसर्ग होता है लेकिन वो हिंदी का होता है जो सपूत में लगता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो बच क्या गया? ये बच गया। क्यों? अनुस्वार के स्थान पे सम का प्रयोग। संसर्ग में उपसर्ग बताइए क्या होगा? मूल शब्द निकाल लिया हमने। मूल शब्द क्या निकल गया? मूल शब्द है वह छोटे से छोटा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। आगे जो बच जाए शब्दांश जिसका मीनिंग होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, तो क्या हो गया? सम और सर्ग। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर है। जिसने वो कंडीशन समझ ली कि किस तरीके से अनुस्वार का परिवर्तन में और मैं का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है, वो कर लेगा इस काम को। ठीक है, सन सर्ग कैसे बनाया ये? इससे पहले क्या था? पहले कंडीशन ये थी समाज में, हम इसका और इसका प्रयोग कर रहे थे। दूसरी कंडीशन किसकी हुई? सन और सर्ग। उच्चारण तो नए का ही कर रहे हैं ना हम। सन सर्ग में ये कैसे पता चलेगा आपको कि ये किसके स्थान पे आया? आप साउंड निकाल रहे हो नए की, समसर्ग नहीं कह रहे हो आप, सन सर्ग कह रहे हो। तो नए कहा आपने, और अब नए का क्या हो गया? तीसरी कंडीशन में नए का हो गया अनुस्वार। ऐसे बना है सब। पहले ये कंडीशन थी, ये मैं नए में बदला। क्यों? क्योंकि पांचों अनुनासिक वर्ण आपस में परस्पर एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं आवश्यकता पड़ने पर। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको शब्द का अर्थ बनाना पड़ता है, और बिना शब्द का अर्थ बने नया शब्द जन्म नहीं ले सकता है। तो इसीलिए आपको सीक्वेंस में लॉजिकली सुनना जरूरी है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। संधि के क्वेश्चन आपने किए होते तो ये सारे क्वेश्चन आप सही कर रहे होते। तो राइट आंसर क्या हुआ? ए, सन्मुख। अब देखो, अगर इसकी वर्तनी, हम सिर्फ उपसर्ग नहीं कर रहे हैं, हम वर्तनी भी करें। अगर इसको आप ऐसे लिख दो सम्मुख, तो ये वर्तनी गलत हो गई। ये वर्तनी क्या हो गई? गलत हो गई। अरे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम प्यारे दोस्तों अनुस्वार में परिवर्तित कर ही नहीं सकते। जैसे सन्मार्ग है, एक तो हमने ये लिख दिया सन्मार्ग, और दूसरा में ने दे दिया ये वाला सन्मार्ग। अब आपसे पूछ रहा हूं, एक सम्मुख मैंने ये दे दिया ये वाला, दूसरा दे दिया ये, अब वर्तनी पूछ रहा हूं, बाकी चीजें छोड़ो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। अब वर्तनी बताइए, ये सम्मुख ये वाली वर्तनी सही है या ये वाली सही है? तो 1 और 2 मैंने ऑप्शन दे दिया, तो 1 2 के बताइए। यहाँ पे सन्मार्ग में ये वाली सही है या ये वाली है? तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वास्तव में जो अनुनासिक वर्ण होते हैं ना 5, वे परिवर्तित होते ही नहीं, वहीं रहेंगे। सम्मुख में भी यही रहेगा न, अनुस्वार में नहीं बदल सकते। सन्मार्ग में भी यही रहेगा। लेकिन अगर दोनों में प्यारे दोस्तों उपसर्ग पूछेगा तो दोनों में उपसर्ग कौन सा होगा? सम होगा। दोनों में उपसर्ग कौन सा होगा? सम। क्योंकि ये क्या था? ये सम और मुख। क्लियर? ये किस में बदला? ये बदल गया न में,
तो ये क्या बन गया प्यारे दोस्तों, सम और मुख। और तीसरी कंडीशन में ये क्या हो गया, ये बन गया सन्मुख। तो राइट आंसर क्या हुआ, ये हुआ पहली कंडीशन, दूसरी तीसरी में जाके शब्द बना है। ठीक है, अब ये उपसर्ग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं। और उपसर्ग की डेफिनेशन क्या है, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। अर्थ को कब बदलेगा, जब उसका खुद का अर्थ होगा तब बदलेगा। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ प्यारे दोस्तों सम। क्लियर। ऐसे ही सन्मार्ग में भी कौन सा उपसर्ग है, सम और मार्ग, क्या बन जाएगा। क्लियर, राइट आंसर क्या हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसी तरीके से अगर करोगे तो कर पाओगे। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आप। और ये भी जरूरी नहीं, एक कंडीशन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो वो वर्तनी पूछे, उपसर्ग पूछे, संधि विच्छेद पूछे, तीन चीजें एक साथ कर रहे हो आप। विज्ञान में उपसर्ग बताइए क्या होगा, विज्ञान में वे, न, वी और विग। राइट आंसर क्या है, ज्ञान मूल शब्द है, ज्ञान को निकाल लिया, आगे जो शब्दांश बच गया वो शब्दांश क्या है, वी और ज्ञान, विज्ञान हो गया। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ सी। राइट आंसर क्या हुआ, संग्राम में उपसर्ग बताइए कौन सा है, समग्राम, सम और प्यारे दोस्तों दूसरा क्या हो गया, ग्राम हो गया। अब आप ये कहोगे कि ये बिंदी किसके स्थान पे आई है, ऐसे भी तो पूछ सकता है, जरूरी थोड़ा ही है। यहाँ पे चार ऑप्शन दे दिया, आपसे पूछ रहा है कि इसमें ये बताइए ये किसके स्थान पे आई है। एक तो आपको ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया, तीसरा ये दे दिया, चौथा ये दे दिया। बताओ, चार ऑप्शन है। आपसे संग्राम में पूछ रहा है कि ये बताइए जो अनुस्वार आया वो किस वर्ण के स्थान पे आया है, राइट आंसर बताइए, ये बताइए। वो तो आप कर दोगे, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, ये तो ये हुआ। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो अनुस्वार आया है ना ऊपर, ये अनुस्वार किस वर्ण के स्थान पे आया है, अनुस्वार किस वर्ण के स्थान पे है। क्या क्या बोलते हो, सनग्राम बोलते हो आप। चलो मैं लिख देता हूं, जब आप कह रहे हो ना, ये लिख दिया मैंने, सनग्राम, उच्चारण कर लेना इसको। क्या बोल रहे हो, मैंने फिर लिख दिया ये संग्राम। ठीक है, मैं ये भी लिख देता हूं समग्राम, और मैं ये भी लिख देता हूं संग्राम। इसमें से क्या उच्चारण कर रहे हो आप, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। वर्तनी तो इनमें से कोई भी सही नहीं, लेकिन उच्चारण किसका किया आपने, इसका किया। तो इसके स्थान पे आया ना संग्राम, न थोड़े बोल, सनग्राम थोड़े ही बोल रहे हो आप संग्राम बोल रहे हो। तो गै बोल रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, गै। ये डे नहीं है, ये टै वर्ग का डे नहीं है, ये गै। तो इसके स्थान पे आई अनुस्वार, और ये कैसे बदला, ये मैं के स्थान पे आया ये। तो उपसर्ग कौन सा हुआ, ये। और ये मैं किस में बदलेगा, ये इसमें बदलेगा, फिर जाके बनेगा संग्राम। ऐसे थोड़ी। चलिए, तो एक ही घर में चार धर्मेंद्र और एक ही गली में पांच तेजिंदर मिलते हैं, एक गांव में चार कम से कम मिल जाएंगे आपको 10 मोनू। ठीक है, 4 सोनू मिलेंगे, 4 धर्मेंद्र मिलेंगे, 5 जितेंद्र। क्यों मिलने, क्योंकि ये शब्द ही नहीं बनाने आते आपको, नहीं। तो जब आपको ये पता है प्यारे दोस्तों, पुराने शब्दों को हम प्रयोग करते आए हैं अलग अलग। अरे हमें ये पता है, हम सूर्य का प्रयोग करते हैं। क्लियर। हमें ये भी पता है हम एक अंश का प्रयोग करते हैं, अंश कहते हैं भाग। तो क्या हम इससे नया शब्द नहीं बना सकते, इसमें से ए ले लो, इधर से ये ए ले लिया, ये क्या बन गया, आ बन गया। तो इससे कौन सा शब्द बन गया, सूर्यांश। अब अपने बच्चे का नाम आप सूर्यांश ठीक लो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है। अरे पुराने शब्दों से ही तो नए शब्द बनाते हैं। पुराने समय देखो, जो आपके पापा की एज के थे, जितेंद्र किसी का नाम है, धर्मेंद्र, तेजिंदर, ऋषिपाल नाम है, किसी का रामपाल नाम। इस भारत में कम से कम 4000 रामपाल मिलेंगे, 5000 ऋषिपाल मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही कम से कम 10,000 जितेंद्र मिलेंगे। क्यों, क्योंकि आप बनाना ही नहीं जानते नए शब्दों को। तो ऐसे ही तो पुराने शब्दों से ही तो ये सारे नए शब्द बना रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी, विषय का ऑलरेडी पहले ही किसी ने हमने नाम रख लिया। अब जैसे यहाँ आनंद है, विनीत है, शुभम है, सौरभ है, अंकित है,
ज्ञानेश है, जितेंद्र है, राजीव है, पंकज है, किरण, बबलू, सत्यम, बबीता, शुभम, पूजा, प्रीति, प्रियंका, अश्वनी, गीता, तो विशाल, विपुल, अंकित, किरण, बबलू। तो ये जितने भी मैंने नाम लिए, क्या आपका एक ही नाम है? आपके नाम के 10,000 व्यक्ति और भारत में रह रहे हैं। और समस्या तो ये हो जाती है जब कहीं स्कूल में जाते हैं ना, यहाँ ठीक है, तो एक ही क्लास में 10 अमित मिल जाते हैं। वो वहां तक तो ठीक था, हमारे टाइम तक, चलो जी अमित फर्स्ट हो गया, अमित सेकंड, अमित थर्ड हो गया, अमित फोर्थ हो गया। लेकिन आज की डेट में जब जाते हैं ना, तो अमित नाम के ही 10 कैंडिडेट एक ही क्लास में एडमिशन ले लेते हैं। अब करते रहो, अमित फर्स्ट, अमित सेकंड, अमित थर्ड, अमित फोर्थ। अब 10 अमित, जब अमित की कहीं बारी आएगी तो वो अमित खोजेगा कि कौन सा अमित था, 8वें वाला, 9वें वाला कि 10वें वाला। तो ये एक बड़ी समस्या सामने आई। ठीक है, तो इसीलिए पुराने शब्दों से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। 4 ऐसे तरीके हैं हमारे पास हिंदी में जिनसे हम पुराने शब्दों से नए शब्द बना लेते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे? एक तो उपसर्गों के माध्यम से। कोई पहले से शब्द था, प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ग्राम शब्द था। क्या था? ग्राम शब्द था। इसमें सम लगा के क्या बना लिया? संग्राम बना लिया। उपसर्ग के माध्यम से नया शब्द बन गया। दूसरा कैसे बना? संधि के माध्यम से। सूर्य और अंश था, सूर्यांश बना लिया। तीसरा क्या है? समास के आधार पे 2 शब्द पकड़ लिए, एक रेल पकड़ा, एक गाड़ी पकड़ा, दोनों को मिलाया, रेलगाड़ी बना लिया। ठीक है, तो बन गया ना समास। इसके बाद प्रत्यय के द्वारा एक सुनार शब्द था हमारे पास, और इस सुनार में इन लगा लिया तो शब्द क्या बनाया? सुनारिन बना लिया। नर मौजूद था, ई लगा के बना लिया नारी। तो यानी कि उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि से, समास से 4 ऐसे कॉन्सेप्ट हमारे पास है जिनसे हम पुराने शब्दों से नए शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, इन चारों के आधार पे हम नए शब्दों को बना सकते हैं। विकास में उपसर्ग बताइए कौन सा होगा? वी, से, के या आस? तो राइट आंसर क्या हुआ प्यारे दोस्तों? वी उपसर्ग है। मूल शब्द निकाल के जो बच गया शब्दांश आगे वो क्या कहलाया? उपसर्ग कहलाया। संस्कृत में उपसर्ग बताइए क्या है? कैसे करेंगे? यहाँ सम और कर्त। रूल क्या है? नियम क्या है? यदि सम उपसर्ग के बाद कर क्रिया से बना हुआ कोई शब्द आ जाए तो बीच में से का आगम हो जाता है। कौन से से का? दंतव्य से। ये कौन सा से है? ये दंतव्य से। तो ये वाला दंतव्य से का आगम मतलब आ जाता है। रूल है, नियम है। कैसे? जैसे a + b² बराबर a² b² 2ab है, ऐसे इसका भी रूल है, ऐसे ही इसका भी रूल है। अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो वाद निकाल दो, क्या बच गया? अनु बच गया। राइट आंसर डी हो गया। तो अनुवाद में क्या हुआ प्यारे दोस्तों? अनु उपसर्ग हुआ। क्लियर? आगे देखो, परीक्षा में उपसर्ग बताइए क्या है? तो यहाँ क्या हुआ है हमारा? ये क्या है? परी। इधर क्या आ गया दोस्तों? ये आ गया ई। क्लियर? तो ये क्या है यहाँ पे? इसमें से क्या आ गया? छोटा ई। इधर से क्या आ गया? बड़ा ई। दोनों मिलके क्या बनेंगे? बड़ा ई। जब इसमें से ई निकाल लिया तो ये क्या बच गया? आधा रे बच गया। क्लियर? जब इसमें से ई निकाला तो इधर क्या बच गया? ये बच गया। अब देखना फिर क्या हुआ? ई और ई मिलके क्या बन गया? ई। अब एक व्यंजन आधा है, इसके साथ स्वर जुड़ा है, तो इसी को हम क्या लिख देंगे? यहाँ इसी को लिख देंगे परीक्षा। क्लियर? तो मूल शब्द ये था। ठीक है, उपसर्ग क्या था? ए। राइट आंसर क्या हुआ? ए हुआ। आगे देखो, प्रत्यागमन शब्द में उपसर्ग बताओ कैसे बनेगा? ये प्रति और ये आगमन। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हुआ? प्रत्यागमन। प्रति और आगमन, ई और आ मिलके या बन गया, यण संधि है। तो आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, सम्मान में उस दिन संधि बताई थी आपको। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या हुआ? ये सम है और ये मान है। तो इसमें क्या हो गया? यहाँ पे मैं आ गया, इसके बाद भी मैं आ गया। तो मैं के बाद में मैं आता है तो मैं का द्वित हो जाता है। द्वित का मतलब क्या हुआ? पहले आधा आएगा फिर उसी का पूरा आएगा। ऐसे सम्मति भी बनता है। सम्मति में भी क्या है? द्वित हो गया। द्वित का मतलब क्या हुआ? किसी भी व्यंजन के दोनों रूप। व्यंजन के 2 रूप होते हैं, एक आधा होता है, एक पूरा होता है। तो जब भी व्यंजन पहले आधा आ जाए, स्वर रहित आए, फिर स्वर सहित आए, उसी को द्वित व्यंजन या द्विगुणी व्यंजन बोलते हैं।
तो यहाँ क्या है, यदि मैं के बाद मैं आए तो मैं का द्वित हो जाता है, हो गया द्वित, व्यंजन संधि बन गई। ये कोई पूछ रहा था भाई, डाउट था किसी का, वो बता रहे। अनपढ़ में उपसर्ग बताइए क्या है। अनपढ़ में पढ़ क्या है, मूल शब्द है, निकाल लिया, आगे जो शब्दांश बच गया वो क्या कहलाया, अन कहलाया। इसमें क्या गलती करते, अगर इसमें मैं ये ऑप्शन दे देता आपको तो आप ये गलती कर देते, कुछ बच्चे ए बताते, कुछ बताते डी। अरे यहां अगर हम ये आधा नया ले लेते तो ये शब्द बनता ही नहीं, फिर तो ये बनता अनपढ़, ठीक है। और इसी को आप क्या लिखते, इसी को लिखते ये, तो ये तो कोई शब्द ही नहीं है ना। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि अनपढ़ ये शुद्ध वर्तनी है। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं अनपढ़, तो ये वर्तनी गलत है। ये वर्तनी क्या है, गलत है। क्यों गलती है, क्योंकि यहाँ बिंदी आनी चाहिए, क्योंकि ये उत्तक्षेपित व्यंजन है, ताड़न जात वर्ण है। तो ताड़न जात वर्ण या उत्तक्षेपित व्यंजन का प्रयोग हमेशा किसी भी शब्द के बीच में या अंत में किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी शब्द के बीच में या अंत में किया जाता है। क्लियर। चलो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ इसका डी, अनपढ़ में। इसके बाद प्रत्याशी में बताइए कौन सा उपसर्ग है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रति ऐसी जगह से तोड़ना है जो मीनिंग हो जाए, प्रति और आशा। इसमें क्या है, इसमें ये है, ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय है, ये मूल शब्द है। इसमें से क्या आ गया, ई, इधर से क्या आ गया, आ, ई और आ मिलके क्या बन गया, या। जब इसमें से ई ले लिया तो बच गया आधा तय, यहाँ आ ले लिया तो यहाँ बच गया सा, और ई और आ मिलाया तो क्या बन गया, या, और इसी में जोड़ देंगे ये वाला ई, तो शब्द बन जाएगा प्रत्याशी। क्या बन जाएगा, प्रत्याशी बन जाएगा। क्लियर। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ डी हुआ। परिवर्तन शब्द में उपसर्ग बताइए, परिवर्तन शब्द में उपसर्ग क्या है, ये वाला परि तो है नहीं, तो राइट आंसर क्या हुआ, ये वाला। मूल शब्द निकाल लिया, छोटे से छोटा शब्द जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो वो क्या कहलाता है, मूल शब्द। तो परि क्या हुआ, उपसर्ग। प्रत्याहार क्या बनेगा, प्रत्याहार में प्रति और आहार क्या बनेगा, प्रत्याहार बनेगा। क्लियर। कौन सा संधि है, व्यंजन यण संधि का उदाहरण है, बीच में यह पहले आधा व्यंजन, यण संधि। ये जरूरी है, देखो वर्णमाला, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, ये चारों एक दूसरे पर डिपेंड है। इनमें से सबसे पहले आपको वर्णमाला सुननी चाहिए सारी वीडियो, उसके बाद फिर संधि वाली सारी वीडियो, उसके बाद उपसर्ग और फिर प्रत्यय। जब तक ये सीक्वेंस में नहीं सुनोगे जिंदगी में कभी भी इससे आने वाला क्वेश्चन आप सही नहीं करोगे। रटे हुए क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन जब भी वो लॉजिक पूछेगा, थोड़ा सा घुमा के देगा, तो आप गलत करोगे उन चीजों को। तो प्रति और आहार क्या हो गया, प्रत्याहार हुआ। क्लियर। तो राइट आंसर क्या हुआ, यहाँ पे प्रति दिया है, नहीं दिया है, तो इसलिए रॉन्ग क्वेश्चन हुआ। ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, ये आएगा प्रति। ठीक है, ये क्या आएगा, प्रति आएगा। तो ये डी ऑप्शन होगा फिर जब ये प्रति आएगा। कैसे आएगा ये देखो, यहाँ एक तो ई आ गया, एक क्या आया, आ गया, ई और आ मिलके क्या बनेगा, या बनेगा। इसमें से ई निकाल लिया आपने, और निकालने के बाद हमें यहाँ क्या बचा, आधा तय। इसमें से यहाँ आ निकाल लिया, इधर क्या बचा, आहार बचा। इसमें से आपने ई और आ को मिला के क्या बनाया, ई और आ को मिला के आपने क्या बनाया, ई और आ को मिला के या बनाया। तो ऐसे बनता है प्रत्याहार। तो क्या हुआ, जब ये ती आएगा इसमें तब ये बन जाएगा प्रति, प्रति और आर मिलके प्रत्याहार। प्रतीक्षा, ये भी ऐसे बना है जैसे परीक्षा बना है, ये भी कैसे बना है, जैसे परीक्षा बना है। तो राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पे, एक तो प्रति और दूसरा क्या हुआ, इच्छा। इधर से ही आ गया बड़ा ही। क्लियर। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हो गया डी। राइट आंसर क्या हुआ, डी हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अभियोग में मूल शब्द योग निकाला, जो आगे बच गया वो क्या कहलाया, वो कहलाया हमारा उपसर्ग। और राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर सी, अभियोग। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अवलोकन क्या बच गया इसमें, अवमानना। ठीक है, अवसान। तो ये क्या है, अव उपसर्ग है, किसका, संस्कृत का। कितने उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, 22। हिंदी में कितने होते हैं, 10 से 12। अगर हम प्यारे दोस्तों से और के को उपसर्ग मानते हैं तो 12, अदरवाइज 10 उपसर्ग होते हैं हिंदी में। उर्दू में कितने होते हैं, 19 उपसर्ग। अंग्रेजी में कितने होते हैं, 8 उपसर्ग। तो ये अव किसका उपसर्ग है, संस्कृत का।
आगे देखो, अभियान में क्या है, यान मूल शब्द और अभी क्या हो गया, उपसर्ग। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ ए, राइट आंसर ए। अभिलाषा क्या है प्यारे दोस्तों, मूल शब्द। अभिलाषा का मतलब क्या होता है, इच्छा, चाहा। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर हुआ अभी। तो अभी क्या हो गया, इसमें उपसर्ग हो गया। अनुशीलन तो क्या हो गया यहाँ, अनु। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ ए। अनुशीलन में अनु उपसर्ग है, जैसे अनुमान है, अनुभव है, ठीक है, अनुसरण है, उन सब में क्या है, अनु उपसर्ग है। अभ्युदय में बताइए, जो भी बताएगा 100 रुपया देंगे, 100 रुपया मिलेंगे जो भी बताएगा। राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, बी, डी, ए या सी। 100 रुपया का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर देना है। और वर्तनी भी बतानी है, कौन सी वर्तनी सही है, वो ऊपर वर्तनी लिखी है वो सही है या नहीं है। चलो जी कीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हुआ देखो, ध्यान से सुनो। एक क्या है हमारा अभी, दूसरा क्या है उदय। इसमें से क्या निकाला हमने, ई। इसमें से ऊ, ई और ऊ मिलके क्या बनेगा, यू। एक तो अभ्युदय में छोटा ऊ आएगा, ये ध्यान रखना है, जो कि उसमें है, ठीक है। दूसरा यहाँ ई और ऊ मिलके यू बन गया। जब इसमें से आपने ई निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, आधा वह। इसमें से ऊ निकाला, यहाँ क्या बचा, दे, और ये ई और ऊ मिलके क्या बन गया, यू बन गया। तो शब्द क्या बन गया, अभ्युदय। तो ये वर्तनी भी सही है और इसमें उपसर्ग आया है आपका अभी। क्या आया है, अभी। वेरी गुड। अनुशीलन, अनु उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। अभिभावक कौन सा उपसर्ग है, अभी कौन सा है, अभी उपसर्ग है। क्लियर। तो कौन सा उपसर्ग हुआ, अभी उपसर्ग। उपनाम में उप का सही अर्थ बताइए क्या है। उपनाम में लघुता है, सादृश है, गुण है या सहायक है। देखो ये एक अलग क्वेश्चन की वेराइटी है। उपनाम शब्द में उप का सही अर्थ क्या होगा, उपनाम शब्द में उप का सही अर्थ क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उपनाम शब्द में उप का सही अर्थ क्या होगा, राइट आंसर क्या हुआ जी, वेरी गुड। उपनाम शब्द में उप का सही अर्थ, राइट आंसर क्या होता है, सादृश। उपनाम का मतलब क्या है यहाँ पे, उप का मतलब समीप भी होता है, सादृश। राइट आंसर। गुण का मतलब छिपा होना होता है, लघुता छोटा होता है, ठीक है। सहायक नाम नहीं होता है, क्या है, सादृश नाम, उसके जैसा नाम, इसका उपनाम है तो सहायक नहीं होगा, ठीक है, सादृश होगा। सादृश मतलब जैसा, ठीक है। तो जैसे प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना, बहुत सारे लोग अपना एक टाइटल रख लेते हैं, उपनाम से जाने जाते हैं। वीरेंद्र सहवाग वीरू के नाम से जाना जाता है, हरभजन भज्जी के नाम से जाना। तो भज्जी और हरभजन क्या है, सादृश है, एक जैसे हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ, बी, सादृश होगा। बहिमुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये वाला बहिर है, ये वाला बहिस है, ये वाला बहिर है या ये वाला बही है। राइट आंसर बताइए कौन सा उपसर्ग है बहिमुखी में। राइट आंसर 7 से 8 टाइमिंग है, 7 से 8, 1 घंटे की प्रैक्टिस है हमारी रोज, ठीक है। चलो जी, वेरी गुड। राइट आंसर है ए। अगर इसके स्थान पे मैं एक ऑप्शन आपको और दे दूं और वो दे दूं ये वाला, तो तब ये राइट हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन में था ही नहीं चारों में, ठीक है। ये ई ऑप्शन दे दिया मैंने पांचवा आपको। जब तक ये ऑप्शन में नहीं है तब तक राइट आंसर वो है। क्यों, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर ही रह आया हुआ है और फिर ये रह कहां चला गया, ये ऊपर चला गया। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर ए हुआ, ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर प्यारे दोस्तों हमारा, ठीक है, इसी विसर्ग के स्थान पे याद आ रहे और फिर ये रह आया ऊपर। तो राइट आंसर हुआ हमारा ए। अगर वो होता यहां ये लगा होता तब कहते आप डी, तो ये डी इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि यहां विसर्ग ही नहीं लगा हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे ऐसे ही शब्द हमारा क्या आता है, अंतरराष्ट्रीय। क्या है, अंतरराष्ट्रीय। तो ये अंतरराष्ट्रीय में क्या है, यहाँ पे ये वाला अंतर और दूसरा क्या है यहाँ पे
राष्ट्र, दूसरा क्या हुआ राष्ट्र, और इसमें क्या लग गया है प्रत्यय है। तो यहाँ पे आप प्यारे दोस्तों इसमें ये अंत नहीं करोगे, ये यही रहेगा, ये गतिक शब्द है जो उपसर्गों की तरह हम प्रयोग करते हैं। ऐसे यहाँ पे ये बहिर क्या है, ये गतिक शब्द है, बहिमुखी बहिगमन, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, संस्कृत में हम उपसर्गों की तरह कुछ गतिक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे ये अंतर हुआ, ऐसे यहाँ क्या है ये बहिर हुआ। कभी तो इसमें आप जरूरी नहीं था कि वो देगा, ये देगा तब आप इसको मानोगे, अदरवाइज वो गतिक शब्द ही माना जाएगा। वो शब्दांश नहीं है, वो गतिक शब्द है। निम्नलिखित में से पराक्रम में उपसर्ग बताइए। कर्म हमने निकाल लिया तो परा क्या बच गया, ये परा उपसर्ग हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ, दर्प का रोज बताते, दर्प का अर्थ घमंड होता है, अभिमान होता है, अहंकार होता है। क्लियर, चलो जी, ये क्या कहलाया परा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। तो ये पूछ रहा है कि किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वो बताना है। अपव्यय, होनहार, साम्राज्य या गिनती, किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो राइट आंसर बताना है। बताइए राइट आंसर क्या है जी। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ हमारा अपव्यय, होनहार, साम्राज्य या गिनती। तो राइट आंसर हुआ हमारा अप। इसमें अपमान में, अपमानित में भी प्यारे दोस्तों हम क्या लगाते हैं अप। मूल शब्द क्या है व्यय, व्यय का अर्थ होता है खर्च। क्लियर, तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ ए, राइट आंसर ए। प्रसिद्ध शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रसिद्ध में उपसर्ग बताइए कौन सा है। तो मूल शब्द क्या है सिद्धि, और ये क्या हो गया प्रसिद्धि, ठीक है। तो प्रसिद्धि में क्या आ गया प्यारे दोस्तों, पर उपसर्ग आ गया, ठीक है। तो सिद्धि मूल शब्द हुआ, तो ये क्या हुआ हमारा, ठीक है, पर उपसर्ग हो गया। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए उपसर्ग का सही विकल्प है। तो सही विकल्प बताइए क्या उपसर्ग का, किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे कतरनी में, भूखा में, तैराक में या फिर निश्चिंत में, किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर 4 का। ये लेवल 3 के क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये थोड़े से घुमा फिरा के पूछने वाले क्वेश्चन हैं। ये पूरे टॉपिक की नॉलेज चेक कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ये क्या करते हैं, पूरे टॉपिक की नॉलेज चेक कर लेते हैं। जी जी, वेरी गुड। चलो जी, तो राइट आंसर क्या हुआ डी। कैसे, यहां पे इससे पहले ये क्या था निस और चित, इससे भी पहले ये क्या था नी और चित। इस वाले विसर्ग का परिवर्तन, इस वाले विसर्ग का परिवर्तन किसमें हुआ, स में। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी में जाके बना निश्चिंत। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ डी। क्लियर, ये नी बिना, इसका अभाव निषेध के अर्थ में प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से पराक्रम शब्द में क्या है, पराक्रम में मूल शब्द कर्म है और उपसर्ग हमारा क्या है परा है। उपसर्ग क्या हुआ परा हुआ। प्रसिद्धि में तो हमने बता दिया, प्रसिद्धि में क्या है पर उपसर्ग। सिद्धि मूल शब्द हो गया, आगे शब्दांश लगाया वो क्या कहलाया उपसर्ग। दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। दुबला, तो दुबला में क्या आएगा प्यारे दोस्तों, हिंदी का शब्द है दुबला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दुकाल, दुबला, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये दू क्या है इसमें, तो जो तद्भव शब्द होते हैं जिन्हें हम हिंदी के शब्द कहते हैं उनमें हिंदी का उपसर्ग लगता है, और जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें प्यारे दोस्तों संस्कृत का उपसर्ग लगता है। तो यहाँ दुबला है, दुकाल है, इन सब में क्या होगा दू का उपसर्ग। तो राइट आंसर हुआ ए। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग शब्द का सही विकल्प है। तो बताइए किसमें यहाँ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। शानदार, भाषण, अंतरात्मा या कविता, किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। हाँ, साम्राज्य में कोई उपसर्ग नहीं है, तो इसीलिए तो वो पूछ रहा है, उसमें 3 में उपसर्ग था ही नहीं। ऐसे कई करोड़ शब्द है जिनमें मेरा नाम अरुण है, तो अरुण में कोई उपसर्ग है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है दुनिया के सारे शब्दों में उपसर्ग होगा, ऐसे बहुत शब्द हैं प्यारे दोस्तों जिनमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ शानदार है, कोई उपसर्ग नहीं है, बाकी आप बताओ। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर सी, बाकी में कोई उपसर्ग नहीं है। सिर्फ यहाँ आपको ध्यान रखना है
अंतर और क्या है यहाँ पे आत्मा। तो ये अंतर आत्मा, यहाँ से क्या आया, यहाँ से ये रे आया, इधर से क्या आया, इधर से आ आया, दोनों मिलके क्या बन गए, रा, इसीलिए तो यहाँ रा बना हुआ है। तो ये क्या कहलाया, अंतरात्मा। तो राइट आंसर क्या है, ये गतिक शब्द हो गया जो अंतरराष्ट्रीय में लगते हैं, अंतरात्मा में भी अंतरराष्ट्रीय में भी। तो गतिक शब्द ये शब्दांश नहीं है, ये शब्द है, लेकिन इनको गतिक शब्द बोलते हैं। ये उपसर्गों की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, उपसर्गों की, वो भी संस्कृत में होते हैं ये। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग शब्द का सही विकल्प है। तो उपसर्ग का सही विकल्प बताना है। ग्रंथकार, हाँ आकार, नर्म या निर्विकार। राइट आंसर बताइए। अंत नहीं होगा, अंतर होगा। अंत का कोई मीनिंग नहीं होता है। ये वाला अंत का क्या, इस वाले अंत का तो होता है अंतिम, ये वाला कुछ नहीं होता है। यहाँ विसर्ग के स्थान पे नहीं आता है, अरे वो वास्तव में वहां अंतर ही होता है। क्या होता है, अंतर। तो इस वाले विसर्ग के स्थान पे नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या हुआ, ग्रंथकार, हाँ आकार, नर्म या निर्विकार। राइट आंसर, राइट आंसर सी। ठीक है, क्यों, क्योंकि शब्दांश चाहिए उसे, यहाँ तो शब्द है, तो यहाँ शब्दांश क्या है, निर और विकार। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा विसर्ग। विसर्ग का परिवर्तन रे में और रे का परिवर्तन विसर्ग में। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन में शब्द बना है निर्विकार, जिसमें कोई विकार ना हो। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ इसमें लगा हुआ है उपसर्ग, बाकी किसी में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से ला उपसर्ग का प्रयोग कौन से शब्द है। ला का प्रयोग रसगुल्ला, ललित या लाल रंग या फिर लाजवाब। मूल शब्द निकालो और आगे जो शब्दांश है उसी को पहचान लो। वेरी गुड। जी, तो क्या होगा प्यारे दोस्तों, ला उर्दू का शब्द है, तो किसमें आया है, लाजवाब। किसमें आया, तो उपसर्ग ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे लगता है। तो लाजवाब। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ लाजवाब में ला क्या है, उर्दू का उपसर्ग है, और इसी से बनता है लाचार। क्या बनता है, लाचार, लाजवाब या ला इलाज। क्या बनता है, ला इलाज। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, जय में बिंदी आएगी। तो रसगुल्ला में कोई भी उपसर्ग नहीं है, ललित में भी कोई उपसर्ग नहीं है, लाल रंग में भी कोई नहीं है, बस लाजवाब में ला उर्दू का उपसर्ग था। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग शब्द का सही विकल्प है। जो उपसर्ग शब्द का, बताइए किस में उपसर्ग है। इसका भी आंसर देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट देंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देवत्व, सभ्यता, बहिष्कार या खिलता। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर सी हुआ। राइट आंसर राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ बहिष और कार। ये क्या है, अपने आप में इस वाले विसर्ग के स्थान पर से का परिवर्तन, विसर्ग संधि का उदाहरण हुआ। राइट आंसर क्या है, बही। 11, किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है। उर्दू के अंदर कितने उपसर्गों का प्रयोग करते हैं, 19 का करते हैं। कितने का, 19 उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि उर्दू का नहीं है, बताइए। तो यहाँ क्या है, बदकिस्मत में बद उर्दू का उपसर्ग है, लाचार में ला उर्दू का उपसर्ग है, हर दम में हर उर्दू का उपसर्ग है, लेकिन अवरोध में संस्कृत का उपसर्ग है अव। इसी से बनता है अवसान। इसी से क्या बनता है, अवसान। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ सी। आगे देखिए, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं लगा है।
विद्या में, विकट में। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से बच्चे राइट आंसर देंगे। वेरी गुड। तो विद्या, विकट, विषम और विदग्ध में क्या है, किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? मूल शब्द निकालो, मूल शब्द। ठीक है, तो यहाँ विकट में भी प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो यहाँ ये जो सम है ये कैसे बना है, ये वी और सम से बना है। रूल क्या है, यदि कोई यहाँ पे कोई भी ए और आ को छोड़ के स्वर आ जाता है और उसके बाद में से आ जाए तो ये वाला से इस मूर्धन्य से में बदल जाता है, जैसे अभिषेक में बदलता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें भी उपसर्ग हो गया, विदग्ध में भी उपसर्ग हो गया। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ विकट, तो यहाँ देहा मतलब क्या, देह मतलब होता है देने वाली, तो जो विशुद्ध रूप से ज्ञान देती है वो विद्या, इसमें भी हो गया। लेकिन विकट में कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ कट का कोई मतलब नहीं है विकट में, विकट परिस्थिति। राइट आंसर बी हुआ। क्लियर? आगे देखिए, उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? उर्दू का प्रयोग, उर्दू में प्रयोग करते हैं ना ला उपसर्ग का, उसका वहां प्यारे दोस्तों क्या प्रयोग करेंगे हम, किस अर्थ में प्रयोग है? ला इलाज, अर्थात इसका इलाज नहीं है, वो क्या, ला इलाज, लाचार, ला जवाब। तो वहां क्या होता है, अभाव में, अच्छा में, प्रत्येक में या बिना में। ठीक है, तो अनेक उसमें होता है, लेकिन यहाँ पे अपने आप में इसमें से कोई एक दिया है। तो जैसे हम लाजवाब कहते हैं तो इसका मतलब है जो लाजवाब मतलब जो बहुत अच्छा हो, अच्छा के अर्थ में करेंगे। लेकिन लाचार कह रहे हैं, ठीक है, ला इलाज कह रहे हैं, तो वो किसके में हुआ, बिना के अर्थ में। तो इनमें से किसके अर्थ में करते हैं, बिना के अर्थ में। ला का अर्थ किसे होता है, बिना के अर्थ में। निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? बाकायदा, नालायक, हमदर्द और हम सब। तो यहाँ जो हमदर्द है, हमराई है, हम सफर है, ठीक है, तो हमराज है, ये सब उर्दू के उपसर्ग है। हम सब में, ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है बा कायदा, कायदा है जैसे अल कायदा होता है, ऐसे बा उर्दू का उपसर्ग होता है। ना लायक में ना उर्दू का उपसर्ग होता है, लेकिन यहाँ हम सब में हम क्या है, सर्वनाम है। हम सब में क्या है, हम सर्वनाम। राइट आंसर हुआ बी। तो हम, ना और बा ये सब क्या है, उर्दू के उपसर्ग हैं। ठीक है, प्रत्युत्तर शब्द में उपसर्ग बताइए। प्रत्युत्तर में प्रति उपसर्ग है, कैसे बनाए, ये प्रति और उत्तर मिलके शब्द बनाए प्रत्युत्तर। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ सी। राइट आंसर सी। प्रति उत्तर, यहां से क्या आया, ई, इधर से क्या आया, ऊ। ई और ओ मिलके क्या बन गया, यू बन गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ, इसमें से जब ई ले लेंगे, यहाँ तय बचा, इसमें से ऊ ले लिया तो यहाँ तर बचा, ये जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा प्रत्युत्तर। राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन से शब्द अप उपसर्ग नहीं है, किसमें अप का प्रयोग नहीं है? यहाँ पे अप्रोक्ष में ए आया हुआ है, अपवाद में अप है, अपमान में अप है और अपादान में भी अप है, लेकिन अप्रोक्ष में प्रयोग नहीं किया है। राइट आंसर क्या हुआ, 17 का राइट आंसर ए, 17 का राइट आंसर ए। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड, इसमें ए आया है, क्यों, क्योंकि प्रोक्ष मूल शब्द है। कैसे पहचानेंगे इनको, मूल शब्द से। इसमें मूल शब्द क्या है, वाद, इसमें मूल शब्द क्या है, मान, और इसमें मूल शब्द क्या है, आदान। आदान में अपलग के अपादान शब्द बना है। क्लियर? चलो जी आगे देखो, निश्चल में कौन सा उपसर्ग है, ये वाला, नी मतलब बिना। तो राइट आंसर क्या हुआ, मूल शब्द क्या हुआ, वह छोटे से छोटा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ व भाव होता है, वो क्या कहलाता है, निश्चल। राइट आंसर हुआ हमारा नी।
अधिकोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिकोष शब्द में उपसर्ग बताइए। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ अधिकोष। मूल शब्द अधिकोष हो गया। आचार शब्द में अति लगाकर उपसर्ग जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? ये वाला अतिचार, ये अतिचार, अत्याचार या अत्याचार? राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर, स्पीड से क्वेश्चन करो, इतना टाइम नहीं लेना है। अति उपसर्ग जोड़ने पर आचार शब्द में शब्द बनेगा सी अर्थात अत्याचार। अत्याचार शब्द में लगे उपसर्ग का चयन करें, अभी तो किया आपने। क्या अति और आचार मिलके अत्याचार बनेगा? राइट आंसर क्या हुआ? सी हुआ। अन उपसर्ग किसका द्योतक है? अन उपसर्ग, तो आपको ध्यान रखना है, ये अन जो है ना, अनमोल। एक तो क्या करते हैं? अनमोल, अनबन। एक क्या है? अनबन। एक क्या है? अनहोनी, अनकही, अनसुनी। ठीक है, अनकही, अनसुनी सब में प्रयोग करते हैं ना। तो अन का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, हिंदी के उपसर्ग के रूप में। और ये वाला अगर अन आ जाता है, ये वाला जो हम अनुचित में प्रयोग करते हैं, अनुचित, ठीक है, अनधिकार, तो ये क्या है? अन का प्रयोग करते हैं अभाव अर्थात निषेध के लिए। किसके लिए करते हैं? अभाव और निषेध के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। बिना कहीं भी होता है, ठीक है, तो बिना था क्या उसमें? बिना होगा तो बिना नहीं, बिना नहीं था, अभाव ही हुआ। ठीक है। प्रति उत्पन्न मति में कौन सा उपसर्ग है? कैसे बनेगा? प्रति उत्पन्न और मति ऐसे बनाए, तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ प्रति। राइट आंसर बी हुआ। राइट आंसर क्या हुआ? बी। बदबू में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? बदबू। बद लग के शब्द बन गया बदबू। ठीक है, बेहया, बेशरम, बेकार में तो बे आता है, तो यहां आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या हुआ? बद। तो बद और बू क्या बन गया? बदबू। ठीक है, ऐसे ही राइट है, बद सूरत भी होता है, बद किस्मत भी होता है। ठीक है, ये उर्दू का उपसर्ग है। तो ये इसकी आंसर की है। ये पीडीएफ आपको दे देंगे। आज के सारे क्वेश्चंस हो गए। तो यहाँ लेवल फर्स्ट में यहाँ पे सारी आंसर की दी है, लेवल सेकंड की दी है और लेवल थर्ड के दिए। और ये पीडीएफ ऑलरेडी जैसे ही मैं आया था क्लास देने के लिए, उससे पहले ही आपके बैच में मैं अपडेट करवा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन वो आज तो उसने जल्दी कर दी, कई बार तो वो 2 दिन के बाद करता है, 1 दिन के बाद। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि आपके पास हमेशा ये क्वेश्चंस भी, इनकी आंसर की भी होगी। सॉल्यूशन हमने आपको दे दिए, बताए कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है। तो विद आंसर की आपके पास ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमेशा रहेंगे टॉपिक वाइज। तो इसीलिए हम रोज 1 घंटे में ऐसे ही प्रैक्टिस किया करेंगे। ठीक है, तो कैसी रही क्लास? क्या आपको प्रैक्टिस में मजा आ रहा है या नहीं? एक बार इसका फीडबैक जरूर दीजिए। क्या आप चाहते हो कि आपको सिर्फ टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस कराएं? ठीक है, या फिर आपको मिक्स क्वेश्चंस कराएं? कौन से क्वेश्चन कराएं? मिक्स क्वेश्चन कराएं। तो राइट आंसर जो भी होगा वो आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तो आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। देखो मेरी इच्छा तो यही है, जब भी मैं प्रैक्टिस बैच लेके आता हूँ तो मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेता हूँ, ताकि हर तरह का क्वेश्चन उसके अंदर हम ले और हर तरह की क्वेश्चन की वेराइटी भी उसके अंदर हम करें। ठीक है, बाकी कल फिर मिलते हैं सही 7 बजे। आपकी क्लासें 7 से 8 ही होती है और मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट। कल मिलते हैं 7 बजे परत्या वाले टॉपिक के साथ।